ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि देखिए हम इंडिया के ऊपर किस तरह से अपनी बात का जो है वजन डाल रहे हैं, तो उसमें लॉस इंडिया का नहीं, इसमें लॉस बांग्लादेश का है, क्योंकि वो इस वक्त किसी एक बड़े कोलैबोरेशन के चेयर हैं। वो अगर उस कोलैबोरेशन को ढंग से हेड नहीं कर पाते हैं तो वो अपने नेशन के लिए ही नहीं, उस कोलैबोरेशन को लेकिन भी श्रुति जी, ये बात को नुकसान समझना पहुंचाते मैं हैं। आपसे चाहूंगी कि आखिरकार जब भारत को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, आपको हमने निमंत्रण दिया है एज अ गेस्ट, अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए, आपके लिए ये विशेष मौका था। और लेकिन फिर भी उनके द्वारा आखिरकार ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि भाई तुमने अगर प्रत्यर्पण नहीं कर पाया, यहाँ पर शेख हसीना का या तमाम लोग नहीं आए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्या रिश्ते खराब हो जाएंगे भारत की ओर से? आप ही तो चाहते हैं ना कि यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से अलग हम यहाँ पे कोई दौरा करें। हमने तो एज अ गेस्ट ही सिर्फ बुलाया है। देखिए रोशनी जी, मैंने कहा ना, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे जो जमात इस्लामी वगैरह हैं, उनके जो फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और वो फुटप्रिंट को आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जिसको जहर की तरह पूरे आवाम के अंदर घोल दिया गया है, उसको आप अगर निकालते नहीं है, आप प्रो इंडिया दिखाने लगेंगे, तो जैसे अवामी लीग के साथ हुआ था वैसे बीएनपी के साथ भी होने लगेगा। और करने वाले वही होंगे, ये 30% जो जमात इस्लामी है, वही जो छात्र शिविर वगैरह है, वो भी एंटी इंडिया एलिमेंट की तरफ से बात करते हैं। तो उनकी तरफ से कोई बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन बांग्लादेशी ऑपोजिशन नहीं प्रेजेंट करती है। जब आपकी ऑपोजिशन इतने फ्रंट फुट पे, इतने लार्ज नंबर्स में आपको इस बात के ऊपर काउंटर करने पे तुली हुई है कि आपके एक्शंस प्रो इंडिया लग रहे हैं या नहीं, तो आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एंटी इंडिया स्टांस लेना पड़ता है। प्लस आपके अभी भी रजीम के अंदर ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो यूनिस रजीम के एंटी इंडिया एलिमेंट के हिस्से हुआ करते थे। तो आपकी काफी सारी पॉलिसीज जो हैं, आपके जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स जो हैं, वो भी एंटी इंडिया इसलिए अभी भी साउंड करती हैं। तो क्या क्या लगता है ये श्रुति जी, यहाँ पे भारत का क्या रुख होगा? क्योंकि अभी हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में हर बात में शेख हसीना का मुद्दा आएगा, बार बार यहाँ पर ये चीज इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो रिश्ते क्या होंगे दोनों देश के बीच? रोशनी जी, ये समझ लीजिए दलाई लामा कब से हमारे पास बैठे हैं। शी जिनपिंग आके गए, मिलके गए 2 बार इंडिया के अंदर, कभी भी उन्होंने दलाई लामा के लेके इशू नहीं बनाया, जबकि दलाई लामा का इशू चाइना के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर वो हिंज करता है, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर। तभी भी शी जिनपिंग आके गए, उन्होंने, चाहे वो कुछ भी इस चीज को लेके कोई भी बातचीत होती है, डिप्लोमेटिक हेड्स को अपनी डिप्लोमेसी अलग लेवल पे रन करनी चाहिए अगर आपकी कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं है। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, इसीलिए हम उनके साथ बातचीत अब नहीं कर रहे हैं। चाइना के साथ डायरेक्ट जब हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ गलवान के बाद होने लगा, तो इसीलिए हम उनके पास नहीं जाए। जब वो स्टैंड ऑफ पीछे आया तब हम एससीओ समिट में मिलने गए उनके पास तिनजान में। तो ये अभी बांग्लादेश के साथ हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं है। वो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ को इस तरह से प्रेजेंट करे तो उनकी डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी नजर आती है। वो नहीं आना चाहते तो नहीं आए। हमने अगर इतने सालों में दलाई लामा को नहीं हैंड ओवर किया है, तो हम शेख हसीना को क्या हैंड ओवर कर देंगे? बिल्कुल, बहुत सी जब वो प्रक्रियाएं जाना श्रुति चाहती जो है, होती जरूर है। जाएंगी। लेकिन देखिए, ये बताइए, यहाँ तो शेख हसीना ने खुद ही कह दिया कि भाई दिसंबर में चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, मुझे जेल में बंद कर दो, कुछ भी हो, मैं अपने देश वापस लौटूंगी। तो ये अभी दबाव बनाने का क्या मतलब बनता है? कोई खास वजह इसके पीछे की, कोई खास समझ चल रहा है क्या? मसल फ्लेक्सिंग है रोशनी जी, इसमें कोई अलग वजह है नहीं। वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर नीचा दिखाने वाला, जो पाकिस्तान की तरफ से भी उनकी, क्योंकि अभी अलायंस बहुत ज्यादा है, ये नीचे दिखाने वाली जो सोच है उनकी, उनको लगता है ऐसा करने से डिप्लोमेटिक थू हो जाएगी इंडिया की, कि देखिए आपके कहने पे बांग्लादेश नहीं आया। फिर बांग्लादेश को हम इनवाइट कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट इनवाइट नहीं किया, हमने बिमटेक को इनवाइट किया है। तो बिमटेक का हेड जो है वो बांग्लादेश है, तो वो डायरेक्ट इनवाइट भी नहीं है, बायलैटरल इनवाइट नहीं है कि हमारे गेस्ट बन के आइए। हमने बिमटेक के हेड को इनवाइट किया है, हमने एक डिप्लोमेटिक चैनल खोल के रखा है। अगर आप उसके थ्रू चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सत्कार भी मिलेगा, आदर भी मिलेगा, और बात करने का मौका भी मिलेगा। आप अपनी एक शॉपिंग लिस्ट लेके आ सकते हैं कि भाई मुझे इन नेशन, ब्रिक्स के इन नेशंस के साथ कोलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि आपका मार्केट भी तो डूब रहा है ना, आपके अंदर भी तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आपको अगर अपनी चीज आगे बढ़ानी है तो आप आइए, अगर आपको नहीं बढ़ानी है आप मत आइए। हमने डायरेक्ट बांग्लादेश को नहीं इनवाइट किया, हमने बिमटेक के हेड को इनवाइट किया। आज वो कोई और होता तो हम उसको इनवाइट कर रहे होते। तो ये डिफरेंशिएट करके हमने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है, और बांग्लादेश को भी मौका दिया है कि अगर वो डिप्लोमेटिक रूट से आगे बढ़ना चाहता है इंडिया के साथ, तो उसके पास एक रास्ता है। जरा ये भी बताइएगा श्रुति जी कि भारत के लिए इस शर्त को मानना कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना मुश्किल है, क्योंकि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से भी जुड़ा मुद्दा हुआ है। इसमें हमारे पास प्रेसिडेंट है ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, हमने दलाई लामा को चीन को नहीं दिया, जिसके साथ हमारा युद्ध तो एक्चुअली हो चुका है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक इस टाइप के इंसिडेंसेस का प्रेसिडेंस है। हम किसी भी नेगोशिएशन के दौरान
किसी दूसरे तीसरे इंसान की हैंडओवर की बात नहीं करते हैं। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम भी कह सकते हैं कि उल्फा के वहाँ चीफ आके बैठे हुए हैं, उल्फा आई के इकलौते जो इंसान बचे हैं बरुआ, वो आके वहां बैठे हुए हैं, उनको हैंड ओवर कर दीजिए। वो तो एक्चुअल डिमांड भी होगी क्योंकि वो तो रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप है, पर उसके बारे में तो बात नहीं कर रही है ना इंडिया, जब आपको बोल रही है कि आप आइए ब्रिक्स के अंदर बैठने के लिए एज अ बिमटेक हेड। तो बांग्लादेश को अपनी पॉलिसी सुधारनी पड़ेगी। अगर वो इस तरह से सोचता है कि मसल फ्लेक्सिंग से उनको फायदा होगा, उनको फायदा हो सकता है, पर ओनली ऑन ग्राउंड लेवल, उनके बांग्लादेश वाले छोटे वाले एरिया के अंदर। उसको जियोपॉलिटिकल स्टेज पे तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है उन सारे नेशंस का जिसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमी इंप्रूव कर सकता है। वो ये वन मैन अपशिप या ब्रिंकमैनशिप के थ्रू उसको कुछ अचीवमेंट नहीं मिल रही है। इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी खराब है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हम इंडिया तो छोड़िए, इंडिया को तो उसने एलिनेट करने की तो सोच ही रखी थी 24 के बाद से, लेकिन उसके अंदर अभी यूएसए और चाइना दोनों जन वहां पे अपना जो है पुल एंड पुश खेल रहे हैं। आपको पता है चाइना वहां पे बनाना चाह रहा है पोर्ट, यूएसए का सेंट मार्टिन पहुंचा हुआ है। तो अंदर की ताकतें, जब आपको बाहर से दूर से बैठे लोग अगर रिमोट कंट्रोल से अगर इतना चला रहे हैं और आप अपने नेबरिंग नेशन के साथ इतना अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, जिसके साथ आपकी एनर्जी डिपेंडेंसी है, जिसके साथ आपकी वाटर डिपेंडेंसी है, जिसके साथ आपकी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है, आप उसके साथ नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, तो आपका फ्यूचर ऑब्वियसली किसी और के हाथ में लेकिन फिर भी श्रुति जी देखिए, बीजिंग के साथ बांग्लादेश की बढ़ती इस प्रकार से नजदीकियां, कॉरिडोर बनाना, ये सब कुछ समझौता करना, एक्सचेंज करना, और भारत के साथ जब बात आती है तो शेख हसीना का मुद्दा बार बार उठ जाता है, प्रत्यर्पण की बातें उठ जाती है। तो क्या भारत के सामने किसी प्रकार की, किसी तरीके से कोई चुनौती की बात? चुनौती जरूर है, हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स की चुनौती है, जो हम उनके साथ, अगर हमने देखा दोवाल साहब भी जाके मिलके आए हैं वहाँ पे, उनके इंटेलिजेंस चीफ के साथ मिल चुके हैं। हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है बेसिकली, क्योंकि अगर नोटिस करेंगे, हमने सिर्फ वहाँ उल्फा मेंबर्स को नहीं ट्रैक किया, हमने वहाँ पे हमास डायरेक्ट अपने खुद के अम्ब्रेला के अंदर जाते देखा है। और छोटे रेडिकलाइज्ड फैक्शंस जो है, तौहीद जनता वगैरह जैसे जो छोटे एक्सट्रीमली रेडिकलाइज्ड फैक्शंस जो हैं, जो चट्टोग्राम एरिया वगैरह के अंदर बहुत सारे दुर्घटना करने के और बहुत सारे लोगों को आगे रेडिकलाइज करने के लिए के काम कर सकते हैं, हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी इशू जरूर है बांग्लादेश, क्योंकि वो अपनी एरिया को यूज होने दे रहा है। इतने सारे फैक्शंस, आईएसआई छोड़िए, आप जमात इस्लामी छोड़िए, आप हमास देख रहे हैं, जिनका नॉन मोडस ऑपरेंडी टनल के थ्रू काम करना। तो हमारा तो 4000 किलोमीटर का उनके साथ बॉर्डर एरिया है, जिसको लेके ऑलरेडी हमारी प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ, वो नहीं बॉर्डर होने देना चाहते। तो उसके अंदर अगर आप टनल वॉरफेयर इंक्लूड कर देंगे तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है। प्लस जो सेम लैंग्वेज, सेम एथनिसिटी और एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन होने की वजह से जो आने जाने वाला हमारा उनके साथ अच्छा व्यवहार था, उसके अंदर भी स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए, हमने अभी वीजा शुरू करे हैं और उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि बहुत ही घिनौना कम्युनिके भेजा था उन्होंने, जब शेख हसीना ने इंटरव्यू देना था, तो उसके अंदर इंडिया का क्या हाथ है? जब आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप नहीं लिख पाते तो आप इंडिया को ब्लेम लगा दीजिए। तो बिल्कुल और श्रुति जी, कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है कि भाई आप हर चीज में सब चीज को मिक्स कर रहे हैं। आप अपने पर्सनल रिलेशंस को मिक्स कर रहे हैं, आपके जो भी समझौते होने को लेकर हो जाए या फिर प्रत्यर्पण की बातें हो जाए, आप हर चीज को ऐसे मिक्स करेंगे तो आपके तरफ से क्या, हमारे तरफ से ही रिश्ते आपके साथ खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है श्रुति जी, बहुत ही विस्तार के साथ जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं खबरों में और आपको